मतलब या एक औरत को कि अगर वो ये चीज़ महसूस हो तो उसको फिक्र होनी चाहिए कि हाँ कोई तशवीश वाली चीज़ हो सकती है? सबसे जो आम चीज़ है इसकी प्रेजेंटेशन की, वो एक गुठली जिसमें कोई तकलीफ कोई दर्द ना हो, अचानक नमूदार हो जाए। ठीक है ना। अगर किसी को शुरू से बचपन से कोई गुठली थी और वो वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, उसमें इतना खतरा नहीं होता। लेकिन एक नई गिल्टी नमूदार हो जाए, खासतौर पे वो जिसमें दर्द ना हो और जिसमें कोई तकलीफ ना हो, और या कोई गुठली पहले से थी, गिल्टी थी कोई बचपन से, अब उसमें तब्दीली आनी शुरू हो गई, बड़ी होनी शुरू हो गई, या वो ज़्यादा सख्त होनी शुरू हो गई, तो ये एक अलामत है। दूसरा ये कि ना कोई निपल से डिस्चार्ज, खास तौर पे ब्लडी डिस्चार्ज, यानी खून आना, अगर निपल से खून आ रहा है तो वो। फिर अगर ब्रेस्ट की जिल्द में तब्दीली आने लगे, चमड़े की तरह सख्त होने लग जाए जिल्द, तो इसका मतलब भी ये है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है। एक कॉलर है डॉक्टर साहब लाइन पे, उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से स्मेरा बात कर रही हूँ जी, फरमाइए आपका सवाल। मालूम करना है कि मेरे ब्रेस्ट में ना 2 साल से ये पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जो मुझे हर साल मतलब कि मुझे करवानी पड़ती है सिरिंज से। तो कोई ऐसा इलाज है कि ये ना बने? इनकी उम्र क्या है? उम्र कितनी है आपकी? 50 के करीब है। 50 के करीब है। और आपके जो महीना आता है वो पाबंदी से आ रहा है अभी? जी। आपके पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है। मतलब इसको रोकने का तो हाँ बड़ा मुश्किल है ये कि इसको बार बार बनने से रोका जा सके। ये है कि शायद ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ज़्यादा तकलीफ हो रहा है और वो एक ही जगह पे बार बार हो रहा है, तो उसको ऑपरेट करके जहाँ पे ये बन रहा है उस जगह को ही क्लियर कर दिया जाए, वहाँ पे जो डक्ट है उसको क्लियर कर दिया जाए। मतलब उसके लिए एक ऑपरेशन होना होगा। लेकिन इस एज में यूजुअली इस तरह का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और अगर अब एक चीज़ ये भी हमें नहीं पता कि इनको ये कितने सालों से हो रहा है। अगर पिछले 1-2 साल में हो रहा है तो इनको मेमोग्राम बहुत ज़रूरी है, करा लेना चाहिए। टू सी के कोई इसमें न्यूप्लास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा है, कंफर्म कर। लेकिन अगर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है एंड शी इज गेटिंग रिकरेंसेस, तो ये भी है कि मतलब ये जो उसको ट्रीटमेंट कराती हैं, एस्पिरेशन कराती हैं कि नीडल से उसको एस्पिरेट कर लिया, मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होती है कि नहीं होती है? जैसे आपने फरमाया कि बाकी ब्रेस्ट नॉर्मल है कि नहीं है, उसके अंदर कोई अलामात तो नहीं है किसी और बीमारी की, तो आई मीन शी वुड बेनिफिट फ्रॉम अ कंप्लीट एंड थॉरो चेकअप के मैमोग्राफी। और डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे? और जब ये इसको एस्पिरेट कर लेते हैं ना, एस्पिरेट करने के बाद इनका एक, जैसा आप भी कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड दोबारा होना चाहिए, ताकि उसमें देख लें कि वो एस्पिरेट करने के बाद अब वहाँ पे कोई चीज़ एबनॉर्मल नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है। और वो जो फ्लूइड आ रहा है उसको भी शायद साइटोलॉजी के लिए अगर भेज दें, उसको भी भेज सकते हैं फ्लूइड को जी, देखने के लिए कि अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है। जी जी ठीक है। अब और शी इज क्लोज टू 50 के करीब इनकी उम्र थी, क्या इम्कान है कि जब इनको मेनोपॉज के साथ ये सिम्टम्स इनके अबेट कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? या हाँ, बहुत मुमकिन है कि मेनोपॉज के साथ ये सिम्टम्स इनके सेटल डाउन कर जाएं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बॉदरसम हो रहा है तो उसका फिर ट्रीटमेंट तो फिर सर्जिकली उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होगी इनको। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो अलामात आपने 3 बताई, एक तो ये कि अगर गुठली हो जाए, ख़ास तौर पे गुठली जिसमें दर्द ना हो, दूसरा ये कि अगर निपल से कोई डिस्चार्ज हो, ख़ास तौर पे अगर खून का डिस्चार्ज हो, और तीसरा आपने फरमाया कि अगर ब्रेस्ट की जिल्द की नौयत में कोई फ़र्क आ जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी औरत को इन चीज़ों में से कोई चीज़ होती है तो उसको क्या करना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक और कॉलर से सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आसम है। जी आसम साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने एक दफा अखबार में पढ़ा था कि आदमियों को कैंसर ज्यादा भी कैंसर हो जाता है, ये इसको उर्दू में कहते हैं उजू तनासल। तो ये कैंसर क्यों होता है कि जो आदमियों को हो जाता है? कहाँ का कैंसर फरमाया आपने? मैंने ये फरमाया कि मैंने जाना अखबार में। नहीं, कौन सी जगह का? आदमियों को उजू तनासल हो जाता है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है? मैं समझा नहीं कि गुदूद का कैंसर क्यों होता है? प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर। मेरे ख्याल से प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं, अनलेस के थायराइड कैंसर की बात कर रहे हैं, जो कि मर्दों में तो कम होता है। जी। अगेन प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में उसी तरह जैसे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है। इस एज के साथ इसका खतरा बढ़ता है, और मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में हमें पता भी चल जाए। बहुत सारे लोगों में होता है ये, और वो ओल्ड एज के साथ मतलब उनको होता है लेकिन पता भी नहीं चलता है, एंड दे लिव विद इट। इसके लिए भी लेकिन अब टेस्ट है इसको जल्दी पता करने के लिए। इसमें एक तो ये PSA एक ब्लड टेस्ट है, वो होना चाहिए 50 साल की उम्र के बाद, साल में एक मरतबा PSA का टेस्ट होना चाहिए।
और डिजिटल रेक्टल एग्जाम जिसमें कि प्रोस्टेट का पता चल जाता है कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये साल में एक मरतबा होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि नाज़रीन के आसानी के लिए कि एक खून का टेस्ट PSA प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन ये करवा लें और एक अंदरूनी मुआयना करवा लें, इसलिए कि जो गुदूद होते हैं प्रोस्टेट ये पखाने के रास्ते से करीबी तौर पे वाबस्ता होते हैं, तो पखाने के रास्ते के एग्जामिनेशन के ज़रिए से इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और अगर इसकी नौइयत में जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसमें कोई फ़र्क आया है तो उससे शक हो सकता है कि कैंसर बन रहा है गुदूद के अंदर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो आसिम साहब थे इनके सवाल का जवाब हो गया। और लेकिन इसमें कोई प्रोस्टेट कैंसर में कोई इस तरह के कोई एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स नहीं है जिसके जरिए आप इसको अवॉइड कर सकें। और यूजुअली ये एक मतलब बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर नहीं होता। वक्तन फवक्तन मतलब चीजें आ रही होती हैं कि कैफीन से लिंकेज है या इन चीजों से लिंकेज है डराने के लिए, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं when I was training to be a surgeon तो उस ज़माने के अंदर फिगर्स होती थी कि अगर ऑटोप्सीज करें तो रफली 3% मर्दों के अंदर जो अगर रूटीन ऑटोप्सी हो तो 60 साल के बाद 3% मर्दों के अंदर प्रोस्टेटिक कैंसर की कोई ना कोई अलामत होगी। तो ये तो अच्छी खासी बड़ी फिगर हो जाती है अगर आप उसको पॉपुलेशन टर्म्स में देखें। तो डॉक्टर साहब एक औरत है जिसको ये अलामात हुई, तो अब वो जाहिर सी बात है शी हैज़ टू गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा और जैसे आपने फरमाया मैमोग्राम करेगा, और उसके बाद क्या इलाज क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर का? अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैमोग्राम देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपका क्लिनिकल सस्पिशन है, यानी जो डॉक्टर देख रहा है उसको कितना शक है, और वो ज़ाहिर इस बैकग्राउंड में होता है कि मरीज़ की एज क्या है, मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री क्या है, कितने दिनों में हुआ है। अगर मैमोग्राम में वो उसको सस्पिशियस बाज़ दफ़ा होता है कि मैमोग्राम में, हालांकि मैमोग्राम 90-95% ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर मैमोग्राम में उन्होंने कह दिया नहीं भाई ये सस्पिशियस नहीं है, और लेकिन आपको लम्प फील हो रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको बाकी शक बहुत ज्यादा है। सब एक और कॉलर लाइन पे, उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो जी जनाब, अपना नाम बताइए, कहाँ से रिंग कर रहे हैं? रियाज जी रियाज साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, ये बात ही कर रहे थे कि गिल्टी जो है ना, ये अगर बजाय इसके जो ब्रेस्ट की बात कर रहे थे, इसकी बजाय अगर ये बाजू पे राइट साइड पे या मतलब लेग में इस तरह की गोश्त में गिल्टी हो इस तरह की, उसमें कोई ऐसा खदशा तो नहीं है इसका? अच्छा, अब देखें ये जिन गिल्टियों की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वो गिल्टियां हैं जो जिल्द के नीचे अक्सर हो जाती हैं। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये सिस्ट हो सकती है छोटी सी, जिसे हम आम जबान में सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। आवाज इसमें नहीं आ रही है वो। अच्छा, आप अपना टीवी, अगर आप अपना टीवी बंद कर लें तो आवाज आपको शायद ज्यादा अच्छी आए, तो थोड़ी मतलब जरा हल्का कर लें उसको, साउंड को, तो आवाज थोड़ी अच्छी आएगी आपको। ठीक है, आवाज आपका वॉल्यूम बहुत ऊंचा है। तो ये खाल के नीचे सिस्ट बन जाती है, और ये जो हमारे जिस्म के अंदर चिकनाहट बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, या जो हमारा बाल होता है उसकी जो जड़ होती है उसके इर्द गिर्द कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सिस्ट बन जाती है वहाँ पे, और जो चिकनाहट होती है खाल के नीचे वो उसमें जमा हो जाती है, तो ये सेबेशियस सिस्ट होती है। कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, इसको अगर इन्फेक्टेड नहीं है छोड़ा भी जा सकता है, अगर इन्फेक्शन होता है इसमें तो सुन करके छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये होती है कि कभी कभी चर्बी की गुठलियाँ बन जाती हैं खाल के नीचे, इन्हें लाइपोमा कहते हैं। ये भी एक किस्म का ट्यूमर है, लेकिन इसमें कैंसर नहीं बनता, खतरे वाली चीज़ नहीं होती, इसको भी आराम से छोड़ा जा सकता है अगर कोई तकलीफ नहीं दे रही है। अगर तकलीफ दे रही है या देखने में भद्दा लग रहा है तो इसको भी एक सुन करके छोटे से ऑपरेशन के जरिए निकाला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बैक टू के आप कह रही थी कि अगर क्लिनिकल सस्पेशन है और मैमोग्राम नेगेटिव भी है तो क्लिनिकल सस्पेशन पे जाना चाहिए। देखिए, एक बड़ा जो प्रॉब्लम होता है अक्सर खवातीन का कि डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी है। अब बायोप्सी से लोग बहुत घबराते हैं कि बायोप्सी से ख्याल है कि उनका की चीज़ फैल जाएगी, तो इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं जिनको 1 साल पहले मैमोग्राम हुआ था और उसमें नज़र भी आया था, बायोप्सी के लिए कहा गया, वो डर के चले गए और वो दूसरे किस्म के इलाज करवाते रहे, और वो फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल वो बढ़ के फटने के करीब हो गया और इवन कीड़े पड़ गए, मैगट्स हो गए, फिर वो आते हैं हमारे पास। जबकि अफसोस होता है, उस वक्त इलाज हो सकता था और इतना आसान इलाज था, वो उस वक्त वो एक बायोप्सी से डर गए। बायोप्सी से बिल्कुल भी नहीं फैलता, जो मर्ज फैलना होगा वो फैलेगा, ठीक है ना, और जो नहीं फैलना है वो नहीं फैलेगा। बायोप्सी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब बायोप्सी जब होती है,
अब उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे पास डायग्नोसिस आ जाता है। सही। बात दफा ये होता है कि डायग्नोसिस नहीं आता है, तो लेकिन अगर क्लियर आ गई बायोप्सी, उसमें हम लोग अगेन ये एक डॉक्टर का फैसला होता है कि उसके ख्याल में क्या इसको इत्मीनान से वो ले ले कि अच्छा ठीक है ये क्लियर है, या इसको मजीद उसे आगे कुछ करने की जरूरत है, दोबारा बायोप्सी करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बायोप्सी के अंदर भी एक तो बायोप्सी होती है कि आप एक कुछ टुकड़ा निकालते हैं जो ट्रू कट बायोप्सी है, कोर बायोप्सी, और दूसरा ये कि जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के आप सुई डाल के सिर्फ कुछ सेल्स खींच के निकालते हैं। तो मतलब ब्रेस्ट के अंदर तो एफएनएसी भी काफी है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, चूंकि प्रोग्राम इख्तिताम के करीब पहुंचने वाला है, बहुत ही मुख्तसर तौर पे ज़रा बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है और कितना कामयाब है। अगेन देखिए, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज आ रही है बीमारी की। जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना ट्रीटमेंट कम होगा, जितना एडवांस्ड स्टेज पे डायग्नोज होगा उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा, और उतना बीमारी के क्योर होने के, जड़ से ख़त्म होने के चांसेस कम होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बीमारी को जल्दी पता करें जाए। बीमारी में इसके इलाज में जो चीज़ें शामिल हैं, एक तो ऑपरेशन भी है, कीमोथेरेपी यानी कैंसर की दवाइयाँ भी हैं, रेडिएशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वो जो हार्मोन्स वाली गोलियां हैं वो भी होती हैं। तो हर मरीज़ की बीमारी के लिहाज से किसी को खाली ऑपरेशन की भी ज़रूरत हो सकती है, किसी को ऑपरेशन और कीमोथेरेपी, किसी को चारों चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है किसका मर्ज़ किस स्टेज पे है। लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स देख रहे हैं। बीमारियाँ इवन स्टेज 3 तक भी काफ़ी अच्छे हद तक कंट्रोल हो जा रही हैं, और इसके वापस आने का रिस्क कम हो गया है काफ़ी। मतलब स्टेज 3 में जो रिस्क है, अभी अगर हमारा फुल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो जो पहले रिस्क होता था 30-40% का, वो अभी कम होके 20-25% रिस्क रह गया है अगर प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। इसी तरह इवन जो चौथी स्टेज की डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसमें भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि हम पेशेंट्स को लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट फ्री, डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। तो एक डॉक्टर साहब, आखिर में एक फाइनल चीज़ जो एक आई एम श्योर कि आप इससे इत्तेफाक करेंगी कि कैंसर जब जितनी कम उम्री में होता है उतनी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ब्रेस्ट कैंसर भी मतलब अगर ख़वातीन को जो ये मेनोपॉज होता है यानी उसके बाद अगर आता है तो वेरी रेयरली डू यू सी के किसी की मौत वाक़ई हो उससे। तो अगर मतलब 55-52 साल के बाद किसी को औरत को कैंसर होता है तो इम्कान ये है कि वो कैंसर से नहीं मरेगी बल्कि हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से या किसी और से जिससे और लोग फना होते हैं, लेकिन कैंसर विल नॉट बी द कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। सो मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में तो डेथ फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलमोस्ट अ रेयरिटी नाउ। बिल्कुल। तो ये भी मतलब लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर इतनी तब्दीली आ गई है कि जो जदीद इलाज हैं इससे तकरीबन सारे कैंसर्स क्योर हो जाते हैं या उनकी प्रोग्रेस रोक ली जाती है। तो कोई तो मुझे कह रहा था कि कैंसर ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह एक क्रॉनिक बीमारी हो जाएगी, एक जानलेवा बीमारी नहीं रहेगी बल्कि एक क्रॉनिक इलनेस हो जाएगी। अक्सर मरीज अब ऐसे हैं, जी हाँ, वो जो दवाइयों पे चलते रहते हैं, साल चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना इलाज कम होगा, खर्चा कम होगा, रिजल्ट्स अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब, आई विश वी कुड डिस्कस मच लॉन्गर, लेकिन प्रोग्राम बिल्कुल हमारा ख़त्म पे पहुंच चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से आपने कुछ सीखा होगा। यकीनन जो हमारा पैगाम था आपके लिए कि कैंसर लाइलाज नहीं है और कैंसर के इलाज मौजूद हैं, और इन इलाज जो हैं मौजूद इनके अंदर रोज़ बरोज़ मज़ीद जिद्दत और तब्दीली आती जा रही है। आज ज़्यादातर कैंसर्स ऐसे हैं कि जिनके बाद होने के बाद भी मरीज़ एक तवील अरसे तक एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को शक होता है या किसी को आपके ख़ानदान में या गिरदोनवा में ये बीमारी होती है तो मायूस इतने होने की बात नहीं है जितना अब से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले होते थे। अच्छे मौलिज को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए और उम्मीद है कि आपके जानने वाले को इससे इफाका होगा। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।